नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी बधाई। और आज बाजार ने भी साल का पहला कारोबारी सत्र जो था वो सेलिब्रेट किया। ग्लोबल एक्शन इतना कुछ था नहीं, मिसिंग था। और उसमें उस दौरान हमने देखा कि भारतीय बाजारों में आज शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी था, मिड कैप शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज बाजार के एक्शन की। तो मार्केट में आज हमने देखा कि निफ्टी करीब 90 अंक चढ़कर बंद हुआ 18,200 के पास। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 216 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। सेंसेक्स में 327 अंकों की बढ़त थी। और ऐसे में मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार प्रदर्शन रहा। वहां पर भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ आज मिड कैप स्टॉक भी कारोबार करते हुए दिखाए। करीब करीब वहां पर भी 1% की बढ़त देखने को मिली है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो आज के टॉप गेनर्स थे टाटा स्टील, हिंडाल्को, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक। यहां पर शानदार तेजी देखने को मिली और खास करके मेटल शेयरों में आज काफी अच्छी तेजी थी। और कमजोर साइड पर देखेंगे तो एशियन पेंट्स में आज कमजोरी थी। डिवीज लैब, टाइटन, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में आज हल्का दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो कारोबार था वो बढ़त के साथ ही हुआ। हर एक शेयर के सामने दो शेयर ऐसे थे जो कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल था बढ़ने वाले शेयरों की तरफ। इसमें अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन हम देखेंगे तो आज का जो टॉप परफॉर्मर था मेटल इंडेक्स, वहां पर हमने देखा करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली। उसके बाद सरकारी कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी थी, करीब 1.5% की बढ़त निफ्टी पीएसई इंडेक्स में देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी बैंकों में भी आज अच्छा उछाल था। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस को छोड़ दे तो लगभग सभी इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल स्टॉक्स आज दिन भर चल रहे थे। इसमें हम टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर दिन भर शानदार तेजी थी। इसके हिंडाल्को, नाल्को, सेल, वेदांता सभी में आज जमकर खरीदारी देखने को मिली। और वजह ये थी कि आज जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि मेटल शेयरों पर आज अपग्रेड देखने को मिले, जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही थी। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो इंफ्रा सेक्टर में भी आज शानदार उछाल था। मजबूत ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिला कंस्ट्रक्शन शेयरों में। और उसके चलते हमने देखा कि एनसीसी में करीब 10% की तेजी थी। वहीं आईआरबी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी 5 से 8% की मजबूती आज देखने को मिली। तो जैसे जैसे करके ऑर्डर विन की खबरें आ रही हैं तमाम कंपनियों के लिए, हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर काफी फोकस में है और यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो येस बैंक में भी आज लगातार तेजी देखने को मिली है। लगातार एक हफ्ते से तेजी है और करीब 6 दिनों में देखिए तो करीब 25% ये स्टॉक चल चुका और आज भी 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों में आज एमसीएक्स से जुड़ी भी खबर आई थी जिसके चलते हमने देखा कि 6% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। 63 मूव्स के साथ कंपनी ने सॉफ्टवेयर करार कर लिया जिसमें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई और उनका कहना था कि इसके चलते शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए डील ठीक बताई लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नुकसान हो सकता है और इस वजह से टारगेट प्राइस भी घटा दिया, जिसके चलते आज एमसीएक्स इस खबर के चलते दिन भर आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। तो भरपूर एक्शन था आज बाजार में। हमने देखा कि इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी हमने देखा कि आज शानदार उछाल था। मिड कैप इंडेक्स में भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे और छोटे मझोले ऑटो एंसिलरी कंपनियां चल रही थी और पेपर शेयरों में भी हमने देखा कि आज अच्छी तेजी देखने को मिली। तो साल का पहला कारोबारी सत्र था और हमने देखा कि आज मजबूती के साथ बाजार कारोबार कर रहा था। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मार्केट का एक्शन है, लेकिन इस बीच हम दिन भर मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रहे हैं
और ऐसे में उनका क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर, एक एक करके आपको ये भी बता देते हैं। और नए साल में कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, कौन से स्टॉक सेक्टर एक्शन में रह सकते हैं, इस पर बात करने इस पर हमसे एवेंडिस के को सीईओ वैभव सांघवी जुड़े थे और उन्होंने कहा कि इस साल दूसरी छमाही में बाजार पहली छमाही के मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन करेगा। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। लोअर एक्सपोज्ड है फ्रॉम मार्केट एवरेज, लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से, बोथ ऑन द ग्रॉस और नेट। बट सेक्टर्स के हिसाब से हम अगर देखने जाए तो हमारा पॉजिटिव रुझान रहेगा बैंकिंग में, एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स में, मोर सो ऑन द स्टेपल्स, एंड लास्टली के रूरल फोकस सेक्टर्स में भी हमारा रुख पॉजिटिव है। क्योंकि हम देख रहे हैं थोड़ी रिकवरी हो रही है ऑन द रूरल साइड। सो ये एक सेक्टर है जो 2023 के थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से ठीक रहेंगे। बिल्कुल, तो ये थे वैभव सांघवी बाजार पर अपनी राय देते हुए। लेकिन चलिए कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हैं जिनके चलते आज बाजार में एक्शन था। और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी लगातार खबरें आ रही हैं, उससे जुड़े अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। और इस बीच इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेहतर बनाने और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए IRDAI इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा के इस्तेमाल की योजना बना रही है। इसमें डेटा को स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट में मुहैया कराने के लिए ऑटोमेटेड टूल्स का भी इस्तेमाल होगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग बताइए। कुछ दिनों पहले ही इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया है, यानी निजी हाथों के अंदर IIB को दिया गया है। और उसके पीछे मकसद यही था कि देश भर से जो इंश्योरेंस कंपनियों के जरिए जो इंश्योरेंस से जुड़े हुआ डेटा जुटाया जाता है उससे उसको और ज़्यादा ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, प्रोडक्ट मेकिंग के अंदर, प्राइसिंग के अंदर। तो हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो डी नोटिफिकेशन है इंश्योरेंस प्रोडक्ट का, जहां पर इंश्योरेंस कंपनियों को पूरी आज़ादी दी जाएगी अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की, अपनी प्राइसिंग तय करने की, वहाँ पर जो ये IIB का नया डेटा है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। और ये जो IIB का डेटा है जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा हैंडल किया जा रहा है, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें इंश्योरेंस से जुड़ी हुई बारीक से बारीक जानकारी जो है वो कंपनियों को प्रोवाइड की जा रही है, रेगुलेटर को प्रोवाइड की जा रही है, जिससे स्पेशल प्रोडक्ट बाजार में आ सके, जिससे कंपनियां जो प्राइसिंग तय करती है उसमें और सुधार किया जा सके। इसके अलावा जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होते हैं इंश्योरेंस के अंदर उसको भी इस डेटा के जरिए पकड़ा जा रहा है। और जो अभी के आंकड़े आए हैं, लेटेस्ट आंकड़े आए हैं, उसमें भी इसके संकेत दिख रहे हैं। इसके अलावा जो प्रस्तावित इंश्योरेंस संशोधन एक्ट है, जो बदलाव करना है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, और उसके बाद जो स्पेशलाइज कंपनियां आएगी तो वहाँ पर भी जो नए तौर तरीके हैं, जो नया डेटा है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा। ऑलराइट, तो ये है इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी खबर जो अनुराग अभी आपको बता रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और MCX का स्टॉक, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, वो आज फोकस में था और 6% की गिरावट आज वहां पर देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह क्या थी, ये समझाने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए, MCX में आज गिरावट की क्या वजह थी? जी बिल्कुल, MCX में जो है सेलिंग प्रेशर जो है देखने मिल रही है। वॉल्यूम्स में भी जो है ऑलमोस्ट 8 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे मूवमेंट देखने मिल रही है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि उनके जो सपोर्ट सर्विसेज है जो एग्जिस्टिंग वेंडर 63 मून्स टेक्नोलॉजी से मिल रही है उसको वो एक्सटेंड करने वाले अगले 6 महीने तक के लिए। अब स्टॉक में देखें तो लगभग 27% का उछाल सितंबर के महीने के लो से देखने मिल रहा है। हालांकि दिसंबर के हाई से स्टॉक में करेक्शन देखा गया है। अगर ब्रोकरेज स्टेक की बात करें तो ICICI सिक्योरिटीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया है टू ऐड करके। पहले बाई रेटिंग था, लक्ष्य प्राइस भी है जो है 1795 से घटा के 1669 रुपीज़ कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुई है सॉफ्टवेयर के लिए 6 महीने की अवधि के लिए हुई है, हालांकि 3 महीने की होनी चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, कॉस्ट्स में जो है इम्पैक्ट पड़ता है। और जो आप कह सकते हैं हायर कॉस्ट FY23 और FY24 में देखने मिल सकता है। और थर्ड क्वार्टर की जो एबिटा आंकड़े है सिक्वेंशियली लगभग 10% और गिर सकती है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी देखने मिलेगा। ये तो बात हुई डाउनग्रेड की, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए वो अभी भी अच्छे हैं। ऑफकोर्स एक अच्छी कंटिन्यू ट्रैक्शन ऑप्शंस में देखने मिल रही है। कंपनी का मोनोपोलिस्टिक शेयर है
और आखिर में जो है उनको जो सॉफ्टवेयर में मूव करेंगे उसके कारण कॉस्ट सेविंग्स भी आगे देखने मिलेगा। अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 34 टाइम्स पी रेशियो FY23 के लिए है, लेकिन FY24 के लिए वैल्यूएशंस में एक्सपेक्टेड थोड़ी करेक्शन आएगी और 31 टाइम्स उनकी पी वैल्यूएशन रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ICICI सिक्योरिटीज़ की इस पर रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कि टारगेट प्राइस घटा दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि इस डील के चलते शॉर्ट टर्म में कंपनी के मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज दबाव के साथ कारोबार भी कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और कल बाजार के लिए कौन कौन से अहम इवेंट्स होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो कल आएंगे। तो हमारी नज़र होगी US और UK के PMI मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स पर। ये दोनों ही कल रिपोर्ट होंगे और इसी के चलते हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट फोकस में रहेगा, बोर्ड की बैठक होने वाली है और मिस्टर संजीव शर्मा को डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने पर कंपनी चर्चा करेगी, जिसके चलते ये स्टॉक यानी कि टाइम टेक्नोप्लास्ट भी फोकस में रहेगा। अगला स्टॉक जो हमारे रेडार पर रहेगा वो होगा यूको बैंक। यहाँ पर बोर्ड की बैठक होने वाली है फंड रेजिंग को लेकर। टियर 1 कैपिटल कंपनी रेज करना चाह रही है। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स इशू कर 1000 करोड़ जुटाने की ये योजना है, जिसके चलते यूको बैंक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में हमारी नज़र होगी SBI पर। हम देख रहे हैं कि उनकी सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होने वाली है। 10,000 करोड़ जुटाने की योजना कर रहे हैं FY23 के दौरान। तो ये थे सारे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आ रहे हैं। किस तरीके के रहे आंकड़े ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि बताइए, अभी तक किन किन कंपनियों ने घोषित किए हैं नंबर्स और कैसे रहे। दिसंबर सेल्स डेटा की बात करें तो क्लियर सेगमेंट जो कि विनर देखने को मिला है वो है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। जितनी भी 3 लिस्टेड कंपनीज हैं, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स, VECV, सभी ने जो नंबर्स दर्ज किए हैं वो अनुमान से काफ़ी अधिक है। और यही नहीं, टाटा मोटर्स की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव साइड में आई है, जहाँ पे उनका कहना है कि मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की जो डिमांड है Q4 FY23 में और भी बेहतर रह सकती है। रिप्लेसमेंट डिमांड अब कैच करती हुई नजर आई है और इस बार अगर हम देखें तो नंबर्स अनुमान से काफ़ी अच्छे ही आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा बात करें अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पे लगभग अनुमान के मुताबिक नंबर्स कहेंगे पर बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। हाँ, M&M ने जो नंबर दर्ज किए हैं वो अनुमान से बेहतर ज़रूर है, पर सभी कंपनीज कहीं ना कहीं ये ज़रूर जता रही है कि जो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर उनकी नज़र ज़रूर रहेगी कि आगे सेमीकंडक्टर की दिक्कतें किस तरीके से पैन आउट होती हैं, क्योंकि मारुति सुजुकी ने हाईलाइट ज़रूर किया है कि दिसंबर महीने में भी चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते थोड़ा सा प्रोडक्शन लॉस वहाँ पे ज़रूर हुआ है। इसके अलावा 2 व्हीलर सेगमेंट में बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आया है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स जो है वो अभी भी मजबूत है। वहीं एक्सपोर्ट्स का जो आंकड़ा है वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा है। जैसे कि बजाज ऑटो की बात करें तो साल दर साल इनके एक्सपोर्ट्स जो है 39% गिरते हुए दिखे हैं और अनुमान से भी कमज़ोर रहे हैं। वहीं अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो कंपनी ने करीब 3.9 लाख गाड़ियाँ जो है दिसंबर महीने में बेची हैं अनुमान के मुताबिक। वहीं आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड के भी जो नतीजे हैं 68,400 यूनिट्स के अनुमान से थोड़े से बेहतर ज़रूर साइड पे आए हैं। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे जो डिमांड है वो कैचअप करती हुई नज़र ज़रूर आई है और कंपनीज का ये भी कहना है कि आगे चल के उनको उम्मीद है कि जो रूरल सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही रहे। यहाँ पे एस्कॉट्स के नंबर्स अनुमान के मुताबिक बोलेंगे पर M&M ने ज़रूर आउट परफॉर्म किया है। 23,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं, जबकि हम अनुमान कर रहे थे कि 21,000 के आसपास ये आंकड़ा होगा, पर आगे चल के जो आउटलुक है वो भी कंपनीज पॉजिटिव ही शेयर कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ डेटा हम आपको बता रहे थे, कहां पर अनुमान से बेहतर नंबर थे और कहां दबाव देखने को मिला, इन सब के बारे में हमने आपको भी बताया। चलिए रुक करते एक और खबर की तरफ। और सरकार बजट में इलेक्ट्रोलाइजर के लिए 20,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। इससे कहां क्या असर होगा, किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, इस पर पूरी डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए।
देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में अग्रणी देश बनने के मकसद से सरकार आगामी बजट में एक बड़ी इंसेंटिव स्कीम की घोषणा जो है वो कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इस इंसेंटिव स्कीम की घोषणा करेगी, जो कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर कंपनियों को दी जाएगी। जो कंपनी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी डेवलप करेगी, उसको वीजीएफ का फायदा जो है वो दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके 2 चरण है। पहले चरण की घोषणा मंत्रालय पहले ही कर चुकी है, जिसमें रेगुलेटरी पार्ट को कवर किया गया है। जो दूसरा चरण है उसमें इंसेंटिव्स का हिस्सा है, वीजीएफ का हिस्सा है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार की योजना ये है कि अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ाकर करीब 8800 मेगावाट किया जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए सबसे अहम हिस्सा है और उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लिहाजा सरकार की योजना ये है कि कुछ सालों में जो कॉस्ट है इलेक्ट्रोलाइजर्स की, जो कि इस वक्त $6 पर केजी के हिसाब से है, उसको घटाकर $1 पर केजी किया जाए। इसके अलावा सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ने यह भी प्रस्ताव भेजा है कि ग्रीन हाइड्रोजन की इस्तेमाल अगर हैवी मोबिलिटी में किया जाता है, वहाँ भी कंपनियों को इंसेंटिव्स का फ़ायदा जो है वो दिया जाए। इसके अलावा कई ऐसे सेक्टर्स हैं, मसलन फर्टिलाइज़र है जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल आवश्यक कर दिया गया है। उसमें कुछ और सेक्टर्स को जोड़ा जा सकता है जिसमें स्टील है, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए और उसकी कीमतों को कम से कम किया जाए। लिहाजा सरकार इसके लिए भी नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे से, और उनका कहना है कि बीएमएल और एससीआई के विनिवेश में जमीन से जुड़ी दिक्कतों के चलते देरी हो रही है। दोनों सरकारी कंपनियों डीमर्जर और विनिवेश के मुद्दे पर ईटी नाउ स्वदेश से उन्होंने खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर रिकुश डालमिया से। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। ऑपरेशन है या बेमल है, उनमें एक डीमर्जर की प्रक्रिया एडिशनल जोड़नी पड़ी, क्योंकि जो लैंड बैंक था वो ज़्यादा था और उस लैंड बैंक को एक अलग कंपनी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए एक अलग प्रोसेस रन हुआ है और बेमल में वो कंक्लूड भी हुआ है, लिस्टिंग बाकी है और उसी तरह से शिपिंग कॉरपोरेशन में भी वो एडवांस स्टेज में है। तो उसमें फाइनेंशियल बिड यदि आती है तो उसमें उसके बाद वो आगे बढ़ सकती हैं। इसी तरह से आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक की प्रक्रिया जारी की है। इसी तरह से जो एनएमडीसी स्टील है उसका भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया है। एचएलएल लाइफ केयर है, उसकी प्रक्रिया काफ़ी एडवांस स्टेज में है। तो इस तरह से जो हमारी ऑनगोइंग है और कॉनकोर है, उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।